Chapter 8 Motion. In everyday life, we see some object at rest and other in a motion. Okay, in everyday life, we can observe that some objects are in a rest while other are in a motion. Okay, many of the substance or a object which are at a rest. Rest means क्या, कुछ भी करेगा नहीं, स्टेबल फॉर्म में होगा, और कुछ जो ऑब्जेक्ट होंगे वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे होंगे, तो क्या मोशन में होगा. Birds fly, fish swim, blood flow through veins and arteries, and car moves. Okay, all these are one type of motion. ये सब क्या है, तो क्या ये सब motion में है. Okay. Atoms, molecules, planet, stars and galaxies are all in a motion. Atoms, molecule, planet, स्टार और गैलेक्सी ये सभी जो है वो सभी किस में है, तो क्या कॉन्स्टेंटली मोशन में ही होते हैं. वी ऑफन perceive an object to be in a motion when its position changes with time. Okay, how we can say that the particular object are in a motion with respect to a time and changing its position. Okay, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है किसके साथ, तो के टाइम के साथ चेंज हो रही है. बाय ऑब्जर्विंग दैट, उसको देख के हम कह सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आर इन अ मोशन. वो जो ऑब्जेक्ट जो है वो किस में है, तो के मोशन में. कैसे हम कह सकेंगे, तो के टाइम के साथ वो क्या करेगी, उसकी पोजीशन जो होगी ओरिजिनल पोजीशन से वो कहाँ पे है, डिफरेंट पोजीशन में जाएगी. ओके, जहाँ पे थी वहाँ से उसने अपनी पोजीशन चेंज की. ओके, दे हैव चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम इनिशियल. हाउएवर देयर आर सिचुएशन where the motion is inferred throughout indirect evidences. For example, we infer the motion of an air by observing the movement of a dust and movement of a leaves and branches of a tree. How we can say that air are in a motion with respect to a leaves, dust and movement of a trees. Okay, branches of a trees. हम देख सकते हैं कि because of the air or a atmosphere or a wind, what will happen, that leaves of a trees as well as branches of the trees get set or constantly move from one direction to another direction. क्या करेगा, तो के वो blow because of the blowing of air. एयर के ब्लो होने के कारण क्या हो जाएगा, तो कि ये सभी जो होंगे डस्ट, लीव्स, उन सबको हम देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं. तो उससे हम कह सकते हैं कि दैट एयर आर इन अ मोशन. एयर जो है किस में है, तो के मोशन में. ऐसे हम कह सकेंगे. व्हाट कॉजेज द फिनोमिना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ अ सीजन? इज इट ड्यू टू द मोशन ऑफ अर्थ? इफ इट इज ट्रू, व्हाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ? ओके, हम देख सकते हैं कि सनराइज हो रही है, सनराइज हो रही है, सनसेट हो रहे हैं. ऑल दिस आर इन अ मोशन. ओके, तो ऑब्वियस है कि वो सब जो मूवमेंट हो रहा है, तो अर्थ को हम क्यों नहीं देख सकते कि वो मूवमेंट कर रहा है कि नहीं. एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर. एक के लिए वो जो ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या दिखेगा, तो के वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है ऐसा दिखेगा. बट सेकेंड वन के लिए हम कह सकते हैं कि वो स्टेशनरी में ऐसे भी हो सकते हैं. दिस सिचुएशन इज ऑल्सो अफेक्टेड, ये भी हो सकती है. For the passenger in a moving bus. Okay, now we are taking example of a passenger in a moving bus. The roadside trees appear to be moving backward. Okay, अंदर जो पैसेंजर बैठे होंगे उसे हम क्या देखेंगे, that they will see that trees which are going backward. Okay, trees क्या दिखेगी, तो क्या trees backward में जा रहे ऐसा दिखेगी. A person standing on the roadside perceives the bus along with the passenger as moving. Well, उसी तरह रोड के बाजू में, ओके, रोड के साइड में ही क्या एक पर्सन खड़ा है, उसे क्या दिखेगा, तो क्या बस जो है वो मूवमेंट कर रही है. और बस के अंदर जो पैसेंजर जो था उसे दिखेगा कि ट्रीज जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं. दैट ट्रीज आर इन अ मोशन. वाइल द पर्सन विच आर स्टैंडिंग इन अ रोड, रोड के ऊपर जो पर्सन खड़ा है उसे बस और पैसेंजर दिखेंगे क्या, दैट दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, दे आर इन अ मोशन. हाउएवर, a passenger inside the bus sees his fellow passenger to be at rest. पर
पैसेंजर जो होंगे, एक पैसेंजर दूसरा पैसेंजर बस के अंदर ही, दो पैसेंजर फॉर एग्जांपल दो पैसेंजर बस के अंदर बैठे, एक पैसेंजर जो होगा वो दूसरे पैसेंजर को रेस्ट में है ऐसे ही देख पाएगा, क्योंकि बस के अंदर सभी क्या आराम से बैठे हुए हैं। तो ऑब्वियस है फर्स्ट पैसेंजर विल सी दैट सेकेंड पैसेंजर आर इन अ रेस्ट, ओके, आर एट रेस्ट, रेस्ट में ऐसे दिखेगा। वाई डू दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट most motion are complex, okay, most of the motion are complex. Some object may move in a straight line, other may take a circular path, okay. एक फॉर एग्जांपल एक मोशन जो होगा वो स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, मे बी इट इज़ इन अ सर्क्यूलर फॉर्म और इट गेट वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से भी मोशन कह सकते हैं। सम में रोटेट और फ्यू अदर में वाइब्रेट, ओके। कोई जो होगा वो रोटेट करके मोशन दिखेगा, कोई वाइब्रेशन करके मोशन दिखाएगा। देयर मे बी सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट रन टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। पहले हम क्या देखेंगे तो क्या मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मोशन जो है वो कैसा हो रहा है और कितना हो रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी शैल ऑल्सो रन टू एक्सप्रेस सच मोशन थ्रू simple equation and graph, okay. With the help of equation and graph we will also observe a motion or study a motion. Later we shall discuss way of describing circular motion and at last में हम क्या देखेंगे तो कि circular motion जो है उसको डिस्क्राइब करना देखेंगे। Now 8.1 डिस्क्राइबिंग अ मोशन, मोशन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। We describe the location of an object by specifying a reference point. Let us understand this by an example. Okay, what we will do, we will take one reference point. एक point हम लेंगे जिसे हम क्या कहेंगे reference point, और उसके comparison में हम second को क्या करेंगे indicate करेंगे। Let us assume that a school in a village is 2 kilometers north of a railway station. We have specified the position of a school with respect to the railway station. Okay, यहाँ पे हमने क्या किया तो क्या स्कूल के पोजीशन को हमने स्पेसिफाई किया किसके रिस्पेक्ट में तो क्या रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में। क्या कहा तो क्या रेलवे स्टेशन से नॉर्थ में, ओके। विलेज जो है क्या 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ अ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के 2 किलोमीटर नॉर्थ में क्या है तो क्या विलेज है, ओके। सो वी हैव टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट, ओके, एज अ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन को हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया। इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं क्या तो क्या रेलवे स्टेशन जो है उसको हमने रेफरेंस पॉइंट लिया, ओके। वी हैव टेकन रेलवे स्टेशन एज अ रेफरेंस पॉइंट। वी कुड हैव ऑल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, ओके। डिपेंडिंग ऑन आवर कन्वीनियंस वी कैन ऑल्सो choose a other different reference point, okay, depending on our convenience. Therefore to describe the position of a object we need to specify a reference point called the origin, okay. तो ऑब्वियस है पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो क्या पर्सनली स्पेसिफाई कर ली वी हैव टू डिस्क्राइब अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट को लेके हमें कुछ ना कुछ डिस्क्राइब करना पड़ेगा और जिसे हम कहेंगे ओरिजिन, ओके, whom we say it as a origin. Motion along a straight line. A simplest type of a motion is the motion along a straight line. सिंपल फॉर्म में क्या है तो क्या ये जो है मोशन क्या along a straight line जो है वो सिंपल है। We shall first run to describe this by an example. किससे हम डिस्क्राइब करेंगे तो क्या एग्जाम्पल से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। कंसिडर अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम ओ। हियर यू कैन सी दैट ऑब्जेक्ट आर स्टार्टिंग इट्स जर्नी फ्रॉम ओ वेयर इट इज़ ज़ीरो, ओके। ज़ीरो जो है वहाँ से या ओ जो है ओ यानी ओरिजिन, ओ से उसने जर्नी स्टार्ट की है। वी ट्रीट एज अ रेफरेंस पॉइंट और ओ को हम कहेंगे रेफरेंस पॉइंट। Let A, B and C represent the position of an object, और A, B और C
In a straight line, you can see that A, B and C indicates a position of a object in a different instant. different instant में उसकी position describe की गई है. At first, the object move through C and B. Okay, पहले क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट जो है O से स्टार्ट किया, C तक गया, फिर B तक गया एंड रीचेस ए तक पहुंचा. और ऑब्वियस है ए तक पहुंचने के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ से ट्रांसमिट करना पड़ेगा? तो क्या सी से पास होना पड़ेगा और बी से पास होना पड़ेगा. देन इट मूव बैक अराउंड द सेम पाथ एंड रीचेस सी थ्रू बी. ओके, फिर क्या किया? तो क्या ऑब्जेक्ट जो उसने रिटर्न किया, विल क्या वो बैक आया. तो ए से वो वापस कहाँ तक आया? तो क्या सी तक आया. और सी तक आने के लिए ऑब्वियस है बी से तो पास होना ही पड़ेगा. द टोटल पाथ लाइन कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ओ ए. तो कितना किया? तो कि ओ से ए तक गया जो कितना है 60 किलोमीटर. फिर ए से वो वापस कहाँ तक आया? तो कि सी तक आया. ओके, तो उसका कितना है? तो कि 60 माइनस 25 विच इज 35 किलोमीटर. तो टोटल डिस्टेंस कितना ऑब्जेक्ट ने कवर अप किया? तो कि 60 प्लस 35 विच वी सेड इज 95 किलोमीटर. वंस अगेन क्या किया? तो ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट किया. ओरिजिन यानी क्या? ओ से स्टार्ट किया. कहाँ तक गया? तो कि ए तक गया. और ए तक जाने के लिए ओके ऑब्जेक्ट हैज रीच फ्रॉम ओ टू ए. फॉर रीचिंग अप टू ए ऑब्जेक्ट विल पास थ्रू सी एज वेल एज बी. देन ऑब्जेक्ट रिटर्न बैक टू सी बाय पासिंग विथ बी. ए से वो वापस कहाँ? सी तक पहुँचा. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो? ओ से ए प्लस ए से सी विच इज 60 प्लस 35 एंड टोटल विल बी 95 किलोमीटर. दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. To describe a distance we need to specify only the numerical value and not the direction of a motion. ये डिस्क्राइब करने के लिए हमने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही डिस्क्राइब की है. ऐसा नहीं कहा कि इस डायरेक्शन में इतना, इस डायरेक्शन में इतना. देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब बाय स्पेसिफाइंग ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू. ओके, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू के बेस से हम क्या डिस्क्राइब करेंगे कि मोशन जो है इतना किलोमीटर पास आउट हुआ. तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड. उसे न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड. फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ अ फाइनल पोजिशन सी ऑफ अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन ओ. दिस डिफरेंस will give you the numerical value of a displacement of a object from O to C. ओके, इस कंडीशन में हमने देखा कि O जो था वो A तक गया, A से वो वापस कहाँ आया? तो कि C तक आया. तो फाइनली एट लास्ट ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे है? C तक है. टोटल डिस्टेंस हमारा हुआ 95 बट डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ डिस्प्लेसमेंट. तो कितना है? ओ से लेके सी तक जितना डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, दैट इज अवर डिस्प्लेसमेंट एंड इट विल बी 25 किलोमीटर. ओके, नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू अ फाइनल पोजिशन. ओके, यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों कहा? तो कि इनिशियल और फाइनल के बीच में जितना डिस्टेंस होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहा अभी हमने. ओके, विच इज सेड टू बी अ डिस्प्लेसमेंट. उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो ऑब्वियसली इनिशियल पॉइंट हमारा ओ है और फाइनली ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? तो कि सी तक था. तो इसलिए फाइनल पॉइंट हमारा सी है. तो ओ से सी तक जितना डिस्टेंस होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा और उससे हम कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. क्यों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहा? क्योंकि 25 किलोमीटर ही है. बट लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कितना था? तो कि ओ से ए तक गया, ए से वापस सी तक गया, तो वो हमारा 95 किलोमीटर था, वो हमारा डिस्टेंस था. और ये जो है उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट. इन शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या? इनिशियल पॉइंट देखने का और फाइनल पॉइंट देखने का, दोनों के बीच में जितना कम से कम डिस्टेंस हो उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट. Okay, we say it as a displacement. Once again, definition of displacement: shortest distance measured from the initial to
फाइनल पोजीशन, इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन तक का जितना भी कम से कम डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। हियर O टू C इट इज़ 25, तो 25 किलोमीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट? ओके, कंसिडर द एग्जाम्पल गिविंग इन फॉर मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम O टू A। द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर। O से A तक हम देख सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग इट्स ओरिजिन फ्रॉम O एंड फाइनली इट रीचेस टू A। तो O डिस्टेंस हमारा 60 किलोमीटर था एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60। तो उसमें देख सकते हो को डिस्प्लेसमेंट भी 60 है और डिस्टेंस भी 60 ही होगा, क्योंकि O से A, इनिशियल पॉइंट हमारा O है, फाइनल पॉइंट हमारा A है, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस है 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस भी होगा, 60 किलोमीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम O टू A एंड बैक टू B द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 प्लस 25 किलोमीटर। ओके, तो अब क्या किया, तो क्या O से A गए, A से वापस B तक आए, तो वो हमारा 85 किलोमीटर हुआ टोटल डिस्टेंस। while the magnitude of a displacement is equal to 35 किलोमीटर, तो पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ कितना है, 35 किलोमीटर ही है। thus the magnitude of a displacement is not equal to the path length। तो इस केस में आप देख सकते हो कि डिस्टेंस जो था वो 85 किलोमीटर हुआ, पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ हमारा 35 किलोमीटर ही हुआ। तो इस वाले केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा। फर्दर वी विल नोटिस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ अ मोशन मे बी 0 बट द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट अ 0। ओके, कुछ केस ऐसे होंगे जिसमें क्या डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और डिस्टेंस 0 होगा नहीं। इफ़ वी कंसिडर द ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल बैक टू O, and now we are considering that object जो है वापस कहाँ O तक आ गया। The final position considered will be initial position। ओके, फाइनल और इनिशियल पोजीशन जो है वो क्या O के ऊपर है। O से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया जर्नी, फिर वापस वो कहाँ आ गया O तक, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इस वाले केस में फाइनल पोजीशन भी हमारी O है और इनिशियल पोजीशन भी O है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। However, the distance covered in this journey, इस जर्नी में डिस्टेंस कितना कवर अप किया, तो क्या O से A तक, A से वापस O तक, तो टोटल डिस्टेंस विल बी 60 प्लस 60, इट विल बी 120 किलोमीटर। तो इस वाले केस में देख सकते हो कि डिस्टेंस जो है 120 आया, पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा 0 है। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही है, इसलिए उसमें डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, बट डिस्टेंस जो होगा वो 120 होगा, क्योंकि O से A तक गया, A से वापस O तक, सो इट विल बी 60 प्लस 60। ओके, thus टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। दो फिजिकल क्वांटिटी है, कौन कौन सी, तो क्या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी विल सी वन वीडियो। In our earlier grades, we have studied motion and its types. Let's have a quick review. Let's start with motion. In simple words, if a body is moving, it's described as motion. That's all. In slightly more technical words, motion is defined as a change in the position of a body with time. Yes, change in the position with time. For example, when an object is moving from point A to point B, it's changing its position with time. We saw that the time is also changing along with the position. So it is undergoing motion. What are the types of motion that we had studied previously? We have seen 4 types of motion. The simplest of all is the rectilinear motion. It is the motion of a body in a straight line. The example that we saw earlier is of a rectilinear motion. Object is moving in a straight line from A to B. There is another type of motion called the circular motion. What can this type of motion be? It is the motion of a body along the circumference of a circle. Example, motion of the earth around the sun is an example of circular motion.
The third type of motion that we saw is a rotational motion. It is the motion of a body around a fixed axis which is passing through the object. This is important. The axis has to pass through the object. Example of rotational motion is a ceiling fan rotating along its axle. So you see that if I draw a hypothetical line called the axis of rotation, then it's passing through the fan. And the final type of motion is a periodic motion, which is the motion that repeats itself in equal intervals of time. Can you think of any example of this type of motion? Any object repeating its motion in equal intervals of time will be undergoing periodic motion. Assume an object is moving in circles and is covering each round every 3 seconds. Is it performing a periodic motion? Absolutely. Since it's repeating its motion along the same path every 3 seconds, it is undergoing periodic motion. But wait a moment. This object is moving along the circumference of a circle. So it is also undergoing circular motion. So what can you conclude from this example? We can say that an object can undergo more than one type of motion at the same time. Here are the few of the examples of motion in our everyday life. Go through them well and tell me what type of motion each one of them represents. And note that one example could also have more than one type of motion. The first one is clearly rectilinear motion. It's a car moving along a straight line. The second one is interesting. Most of us would have guessed rectilinear motion after seeing the word straight. Which type of motion are the wheels of an automobile performing? Are they undergoing rotational motion or rectilinear motion, or both? Since the automobile is moving in a straight line, its wheels are undergoing both rectilinear and rotational motion at the same time. What about the simple pendulum? We know that a simple pendulum performs to and fro motion. This to and fro motion repeats itself in equal intervals of time. So it's undergoing periodic motion. Now let me ask you a question. Suppose you want to travel to city B from city A. Which mode of transport will get you quicker to the destination? A bicycle or an aeroplane? Obviously an aeroplane. Because the speed of an aeroplane in air is much quicker than the speed of a bicycle.